So today we are going to start our next in-text question answers of chapter 4, that is structure of atom. So first we have page number 47. That first question we have, what are canal rays? Canal rays है वो क्या होती है? So we have the solution that canal rays are positively charged radiations. ये positive charge rays है that can pass through परफोरेटेड कैथोड प्लेट, मतलब एक कैथोड प्लेट जो है उसमें से पास आउट हो सकती है. दिस रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स. ये जो रेज है क्योंकि खुद ही पॉजिटिव है इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है, पार्टिकल्स कंटेन करती है, जिससे हमने नाम दिया है प्रोटॉन्स का. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? क्या वो चार्ज कैरी करेगा कि नहीं? सो वी हैव सॉल्यूशन दैट एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. वेयर एज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और एक प्रोटॉन है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल. सो पॉजिटिव भी +1 है और जो नेगेटिव है वो भी -1 है. देयरफॉर एन आइटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन कंटेन करता है तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. Then on next page number 49, on the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. तो थॉमसन का जो मॉडल था एटम का, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो एटम है वो न्यूट्रल किस तरीके से है. सो सॉल्यूशन वी हैव, एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस. जो मॉडल जो था थॉमसन्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, विच आर इक्वल इन नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड, जो कि नंबर में भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी उनका इक्वल है. सो दे बैलेंस ईच अदर, तो एक दूसरे को वो बैलेंस करते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ विच एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसका रिजल्ट क्या आता है कि जो एटम है वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. Second question, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का, उसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? सो ऑन द बेसिस ऑफ रुदर्स मॉडल ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रोटॉन्स है जो प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर. क्वेश्चन थर्ड है, इसमें एक स्केच बनाना है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का विथ 3 शेल्स. इसमें क्या करना है, देखिए आपके बुक में टेक्स्ट बुक है उसमें एक डायग्राम है KL M और N. इस तरीके से 4 राउंड्स बने हुए हैं एक के बाद एक, बस उनको नाम दे देना है KLMN. ये आप खुद से करेंगे आपके बुक से देखकर. देन नेक्स्ट वी हैव, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू थिंक would be the observation of the alpha particles scattering experiments is good outgoing a fail of a metal other than gold. कि जो अल्फा पार्टिकल्स का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या वो गोल्ड की जो फॉइल थी उसको छोड़कर किसी और मेटल की फॉइल के साथ किया जा सकता था या नहीं? सो देखिए सॉल्यूशन भी है, इफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ एनी मेटल एज थिन एज गोल्ड फॉइल यूज्ड बाय रुदरफोर्ड. अगर इतनी ही थिन जो है हम लोग लेते हैं अगर कोई भी फॉइल गोल्ड को छोड़कर किसी और की ऑब्जर्वेशन, बट सिंस द अदर मटेरियल्स आर नॉट सो मेलेबल, जो दूसरी जो चीज़ थिन है वो इतनी मेलेबल नहीं है, मतलब उसमें से इतनी आवाज़ें नहीं प्रोड्यूस होती हैं. सो सच अ थिन फॉइल इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन. तो वो जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑब्टेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था. इफ़ यू यूज़ अ थिक फॉइल देन मोर अल्फा पार्टिकल्स वुड बाउंस बैक. और अगर हम लोग थिक जो फॉइल है उसे यूज़ करें तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बाउंस बैक हो जाती. एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास इन द एटम्स. और कोई आइडिया नहीं लगता कि मास जो है उसका जो वेट है वो क्या है या उनका मास है वो क्या है. वुड बी अवेलेबल विद सच अ सर्टिनिटी, और वो कहाँ अवेलेबल है वो भी हमें नहीं पता चलता. देन नेक्स्ट वी हैव, नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. एटम के 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. Then helium atom has an atomic mass of 4U and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? एटॉमिक मास जो हीलियम का वो 4U है, 2 प्रोटॉन है, तो उसमें न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं वो निकालना है हमें. तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए. सो सॉल्यूशन वी हैव दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों होता है. तो जो न्यूट्रॉन्स है वो 4 में से 2 माइनस का, तो जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे. सॉरी वो ऊपर माइनस आएगा प्लस की जगह, थोड़ा गड़बड़ है, वो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा. सो आंसर विल बी दी 2. Then next we have on page number 50 question. First we have, write the distribution of electrons in carbon and sodium atom.
सोडियम एटम और कार्बन एटम डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का हमें वो लिखना है। जैसे कि देखिए द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन एटम इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन वो कैसे देखिए के फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो उसमें 2 ही है। देन 4 जो लेफ्ट रह गए वो किस में आ गए सेकेंड ऑर्बिट यानी कि एल शेल में गए। सो 2,4 यानी कि 2 फर्स्ट में और 4 सेकेंड शेल में, इस तरीके से। देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में कितने 11 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा देखिए के शेल में 2 आ सकते तो 2 ही हो गए फर्स्ट शेल में। देन सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं तो 8 + 2 10 हो गए। देन लेफ्ट कितना बच गया 1 बच गया 1 है तो थर्ड शेल में चला जाएगा यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज 2 8 एंड 1। Then next question we have, if K and L shells of one atom are full then what would be the total number of electrons in the atom। अगर K और L शेल है वो फुल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होंगे एटम में। सो सॉल्यूशन वी हैव द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ K शेल into electrons and L शेल कैन accommodable मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और जो L शेल है उसमें 8 हो सकते हैं। देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो एटम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ जो क्वेश्चन नंबर्स है और पेज नंबर है उसमें थोड़ी अगर आगे पीछे हो गया हो तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिसकी कि कौन सा क्वेश्चन है कौन से पेज नंबर पे है। देन वी हैव पेज नंबर 52। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। सो क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम है उसका क्या है। सो नंबर सॉल्यूशन वी हैव इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज लेस और इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, वो तो या तो कम होंगे या तो इक्वल होंगे किसके 4 के। देन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। तो जो वैलेंसी है वो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी उसकी। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम में वो कैसे देखिए। सबसे पहले क्लोरीन का है 287, देन सल्फर का है 286 एंड जो मैग्नीशियम है उसका है 282। तो जो आउटर मोस्ट शेल में है वो उसकी वैलेंसी है। देन आप देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम एटम्स आर 7 6 एंड 2। सो दस वैलेंसी ऑफ क्लोरीन दैट इज 8 - 7 = 1। अब यहाँ पे 1 क्यों आया क्योंकि देखिए जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 हो सकते हैं पर इसमें कितना है 7 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो या तो ये ले सकता है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने में से। तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी और अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी कम लगेगी। तो जिस काम में एनर्जी कम लगेगी वो काम करेगा, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। वैसे सल्फर की वैलेंसी 2 हो गई, क्यों 6 देने से अच्छा 2 ले ले, इसीलिए उसकी वैलेंसी 2 हो गई। Then next question, if number of electrons in an atom is 8 and number of protons is also 8, number of electrons protons दोनों 8 है, then what is the atomic number of the atom। तो नंबर का तो जो एटॉमिक नंबर है एटम का क्या होगा। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही होगा। सेकेंड, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। तो इस एटम पे क्या चार्ज है वो निकालना है अब। Since the number of both electrons and protons is equal when charge on the atom is 0, मतलब वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। Then next question, with the help of table, आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें एक टेबल दिया हुआ है 4.1 देखिएगा। फाइंड आउट द मास ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन सल्फर एंड सल्फर एटम। ऑक्सीजन और सल्फर का मास निकालना है। तो देखिए मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मास नंबर कैसे हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। अगर एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, मास नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 16 आ गया। सो द मास नंबर ऑफ सल्फर। अब सल्फर के लिए क्या है कि 16 + 16 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कितना हो गया 32। ये उसका क्या हो गया मास नंबर हो गया। देन on page number 53 we have first question that for the symbol HDNT tabulate 3 subatomic particles found in each of them। HD और T है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स फाइंड आउट होते हैं उसके लिए हमें टेबल बनाना है। सो देखिए देन सिंबल प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों दिए गए। तो H यानी कि उसमें क्या है, H यानी कि हेट्रियम, तो 1 0 और 1 है उसमें तीनों दिए। देन ड्यूटेरियम यानी कि 1 1 और 1, और देन ट्राइटेरियम यानी कि 1 2 और 1। ये हो गए इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। देन
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स जो है उसके हमें लिखना है। सबसे पहले हमें कार्बन है, ठीक है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। तो सबसे पहले 12C6 और 14C6 ये आइसोटोप्स है, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होगा, जैसे कि 2,4 दोनों का 2,4 ही होगा और रेज़ टू पावर 22। then neon 10 and 22 neon 10 and 22 neon 11। अब ये दोनों आइसोबार्स हैं, सो दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। सो 22 नियॉन 10 का होगा 2,8 एंड 22 नियॉन 11 का होगा 2,8,1। तो यहाँ पे हमारे जो इंटेक्स क्वेश्चन है ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन थैंक यू। हाँ, एक फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप जो नंबर्स है क्वेश्चंस के थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक में कि कौन से पेज पे कौन से क्वेश्चन नंबर्स है। थैंक यू।